Hi everyone, welcome back to Nuskrit, and in this video we'll talk about heap series. So this is going to be the very first video on heap and we'll start with the priority queue. So what are the priority queues? So एक ऐसा data structure which support efficient way to perform these following operations. कौन कौन से operations हम perform कर सकते हैं जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट्स को बार बार डिलीट किया जा रहा हो. डिलीट करने से मेरा मतलब यहाँ पे है कि एक्सेस कर रहे हैं हम, राइट. कि मान लो देखो कुछ सर्टेन डेटाज हैं आपके पास, कुछ डेटा वैल्यूज़ आपके पास है और उन डेटा वैल्यूज़ में से आपको बार बार मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, या तो मैक्सिमम एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या फिर मिनिमम एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी रिपीटेडली, राइट. बार बार मतलब रिपीटेडली. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज इंसर्ट एन एलिमेंट रिपीटेडली. अब देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर नई नई वैल्यूज़ को इंसर्ट करना पड़ सकता है, ठीक है. एंड देन हमें मैक्सिमम भी चाहिए बार बार और हम कुछ नई वैल्यूज़ को इंसर्ट भी कर रहे हैं. तो आई विल शो यू वन केस जहाँ पे ये चीज़ परफॉर्म हो रही होगी. देन यू विल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग. एंड द थर्ड वन इज इट शुड सपोर्ट स्टोरिंग डुप्लीकेट एलिमेंट्स एज वेल. तो दैट मीन्स कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी हम स्टोर कर सके, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हमें चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल प्रायोरिटी क्यू फॉर प्रोसेस शेड्यूल्स, प्रोसेस शेड्यूलिंग. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लो आपके पास कुछ प्रोसेस है, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ आपके पास प्रोसेस है. लेट्स से P1, P2, P3, P4. मान लो ये आपके पास 4 प्रोसेस है, ठीक है. अब क्या आपके सिस्टम में, जैसे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब काम करते हो, अपने लैपटॉप्स पे काम करते हो, तो आपके प्रोसेस, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे मल्टीपल प्रोसेस रन हो रहे थे, है ना. मान लो आपने अपने सिस्टम से प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है, हेडफोन्स कनेक्ट किए हुए हैं, कुछ डिवाइस भी कनेक्ट हो सकती है ना. तो बहुत सारे प्रोसेस रन हो रहे होते हैं. इसके अलावा भी आपके गूगल क्रोम चल रहा है लेट सपोज, या फिर कुछ और चल रहा है, कोई और एप्लीकेशन खुली हुई है, कोई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट खुला हुआ है ना, कुछ भी खुल सकता है. तो देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस विच आर रनिंग, ठीक है. तो अब ना ऐसा अज्यूम करो कि मान लो प्रोसेस P1 की प्रायोरिटी है 10, ठीक है. प्रोसेस P2 की प्रायोरिटी है लेट सपोज 20, प्रोसेस P3 की प्रायोरिटी है लेट से 15 और प्रोसेस P4 की भी प्रायोरिटी लेट सपोज 15 है. अब मान लो कि ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस इज माई ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, दिस इज माई ऑपरेटिंग सिस्टम. तो मुझे क्या करना है, मुझे इन प्रोसेसेस को, मैं चाहता हूं कि मैं इन प्रोसेसेस को एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करूं जो कि मेरे को हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस सबसे पहले दे सके, सो दैट कि मैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकूं. तो मैं क्या करूंगा, मैं इन चारों प्रोसेस को एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डालूंगा. मान लो ये मेरे पास वो डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज दैट डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर मैं इन प्रोसेस को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं. तो अब इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर से जब आप कोई भी एलिमेंट डिलीट परफॉर्म करोगे ना, तो वो अपने आप तुम्हें मैक्सिमम प्रायोरिटी का एलिमेंट ला करके देगा. तो दैट मीन्स कि अगर आप इसके अंदर से डिलीशन परफॉर्म करते हो तो अपने आप ये वाला डिलीट हो जाएगा और दिस विल बी शेड्यूल्ड हियर प्रोसेस P2 इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. अब मान लो अगर आपके पास, अब देखो ऐसा नहीं है कि इस डेटा स्ट्रक्चर के बाद डिलीट करने के बाद ये एज इट इज रहेगा, नहीं, ये अपने आप को रीशफल करेगा, ठीक है, ये अपने आप को रीशफल कर लेगा, ठीक है. रीशफल करने का मतलब क्या है, रीशफल करने का मतलब है कि ये डेटा स्ट्रक्चर अपने आप को फिर से एक ऐसे फॉर्मेट में लेकर के आएगा सो दैट कि फिर से अगर हम डिलीट करें तो मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट फिर से मिलने वाला है. देखो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर वो होता है कि आप उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो ना. मान लो आप किसी डेटा स्ट्रक्चर पे, मान लो किसी डेटा स्ट्रक्चर X नाम पे, X डेटा स्ट्रक्चर पे अगर आप P1 सॉरी लेट्स सपोज ऑपरेशन नंबर 1, ऑपरेशन नंबर 2 एंड ऑपरेशन नंबर 3, ये 3 ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करते हो तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी. मतलब अगर किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का कुछ नेचर है, कुछ बिहेवियर है, तो वो चेंज नहीं होगा, चाहे उस पर आप कितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर लो. यही तो होता है डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज डेटा स्ट्रक्चर, है ना. तो दैट मीन्स कि आई थिंक मैं इसमें कुछ ज्यादा बता नहीं रहा हूं, मैं सिंपली ये बता रहा हूं कि देखो आपको इस तरीके से पहचाननी है. तो जिस भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की प्रॉब्लम में अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करने के बाद अगर ऐसा महसूस हो, ऐसा फील हो कि हाँ यहाँ पे हमें बार बार मैक्सिमम या फिर मिनिमम एलिमेंट को डिलीट करना पड़ेगा बार बार, या फिर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमें बार बार इंसर्शंस करना पड़ेगा इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, और आपको डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी मे बी, शायद देखो ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी, थर्ड वन इज नॉट मैंडेटरी. डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो भी सकते हैं, डुप्लीकेट्स नहीं भी हो सकते हैं. अगर डुप्लीकेट्स है भी तो भी चलेगा और डुप्लीकेट्स नहीं भी है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट दिस इज जस्ट टू शो द कैपेबिलिटी ऑफ दिस डेटा स्ट्रक्चर कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स को भी स्टोर करके रखेगा, ठीक है. तो ऐसे सिनेरियोज में हमें इस प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर की याद आनी चाहिए. अब ये प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है ना, ये 2 तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, एक मैक्स हीप और एक मिन हीप. तो थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है.
So before proceeding further, let me tell you about Relevel by Unacademy. So this is a hiring platform which is actually started by Unacademy. So they have 50 plus companies and startups on their platform, and they are hiring frequently, right? So they have different kind of profiles on their platform: business development, front end and back end. So you can choose any of the profiles and you can register for that. ठीक है. So I would like to highlight some advantages here. So they are ensuring minimum package of 4 LPA for non-tech roles and 6 LPA for tech roles, and people are getting up to 15 LPA as well. और यार कॉलेज में कैंपसेस में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है. अगर आप एक का कंपनी में हो गया तो दूसरी अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब नहीं कर सकते. इसके अलावा दे हैव सर्टेन क्राइटेरियाज ऑल्सो, लाइक एज क्राइटेरिया लगा देते हैं कि अगर आपके एजुकेशन में इतना गैप है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है. मतलब देयर आर मल्टीपल क्राइटेरियाज इन दी कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट्स. अब यहाँ पे ऐसा कोई एज सच क्राइटेरिया या फिर कुछ नहीं है. सो देर इज नो एज और एक्सपीरियंस लिमिट, ठीक है. फॉर एलिजिबिलिटी दे हैव द ओनली क्राइटेरिया दैट यू शुड हैव सम स्किल सेट, ठीक है, एंड यू शुड बी 18+. दैट्स इट. या एंड इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड यू कैन गेट 50% हाइक इन योर करंट सैलरी. Yeah, that's a huge number. Nobody gives you 50%, but they are promising that through their platform, if you are experienced candidate, you can get up to 50% hike in your current salary. ठीक है. एंड दे हैव ग्रेट स्टार्टअप्स ओवर द प्लेटफॉर्म. यू कैन सी हियर अब अर्बन कंपनी, क्रैड, ठीक है. और एंड जब आप अपना बुक स्लॉट कर लोगे तो यू विल बी एबल टू सी द कंपनीज एज पर योर स्कोर, ठीक है. सो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड विद इट. दिस टेस्ट इज बेसिकली फ्री फॉर यू ऑल, ठीक है. आपको कुछ पे नहीं करना है, जस्ट गिव द टेस्ट, गेट योर स्कोर. इफ यू आर शॉर्ट लिस्टेड, इंटरव्यू हो जाएगा अगर आपका टेस्ट में अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है. सो विद अ रिलेवल टेस्ट स्कोर एंड अ प्रोफाइल, यू आर बेसिकली skipping the competition with hundreds of experienced resumes that land upon companies' HR desk. And Relevel has been changing lives for months now. Find all the people who took the best decision of their lives and with Relevel through their platform. With the Relevel Achievers Twitter handle, तो आप देख सकते हो यहाँ पे Twitter handle है Relevel Achievers का. So they have achieved a good score and definitely they are being recommended, right? So they have companies like Gold Setu, Super HQ, okay, Sharp Quest, and means lots of companies and lots of people are there who have got great placement. So you can see CultFit also, CureFit, which is now as CureFit. So you should definitely go for it and you should register and give the test. If you will have the good score, you will definitely be shortlisted, right? Yeah, so let's continue with the video now. तो यहाँ पे मैंने लिखा है मैक्सिप और मिनहीप. तो मैक्सिप और मिनहीप होता क्या है? तो मैक्सिप और मिनहीप एक ऐसा कंप्लीट बाइनरी ट्री है जिसके लिए पेरेंट नोड की वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर ऑल डिसेंडेंट नोड्स वैल्यूज. इसका मतलब क्या हो? देखो, डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज. वंशज कहने का मतलब कि लेट्स सपोज इफ दिस 9 इज द पेरेंट वैल्यू, तो ये सब जो वैल्यूज होंगी ना, ये पूरी वैल्यूज जो होंगी, ये सब इसके डिसेंडेंट्स हुए, ठीक है. अच्छा, अगर मैं इस 8 की बात करूं तो अगर ये 8 पेरेंट है तो इसके जो सारे डिसेंडेंट होंगे वो ये लोग होंगे, ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. अच्छा, अगर मैं बात करूं इस 7 की, तो अगर ये 7 पेरेंट है तो इस 7 के जो डिसेंडेंट होंगे वो ये लोग होंगे, इसके नीचे वाले. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. तो कहने का मतलब ये है, अब देखो यहाँ पे मैंने मैक्स/मिन लिखा है, तो मैक्सिप के लिए मैक्स और मिनिमम के लिए मिनिमम. कहने का मतलब अगर मैं मैक्सिप की बात करूं तो पेरेंट नोड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल डिसेंडेंट्स, ठीक है. और अगर मिनहीप की बात करूं तो पेरेंट नोड विल ऑलवेज बी लेसर देन द ऑल डिसेंडेंट नोड्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस 9 पे फोकस करो, ये पेरेंट नोड है. क्या ये पेरेंट नोड अपने सारे डिसेंडेंट से ग्रेटर या फिर इक्वल है? चेक करके देख लो आप सारे डिसेंडेंट नोड से. यस, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द ऑल डिसेंडेंट नोड्स. अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस 9. क्या ये 9 अपने ऑल डिसेंडेंट से ग्रेटर या फिर इक्वल है? यस, परफेक्टली फाइन. लेट्स टॉक अबाउट दिस 8. क्या ये 8 वैल्यू अपने सारे डिसेंडेंट से ग्रेटर या फिर इक्वल है? यस. क्या ये 7 अपने सारे डिसेंडेंट से इक्वल या फिर ग्रेटर है? यस. क्या ये 6 के नीचे कोई डिसेंडेंट है ही नहीं, तो यस, दिस इज फाइन. 4 के नीचे भी नहीं है, 5 के नीचे भी नहीं है. दैट मीन्स दिस इज द मैक्सिप. ये मैक्सिप है, ठीक है. तो अगर ये प्रॉपर्टी हर एक नोड के लिए सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, कि मैक्सिप किसी भी हीप के अंदर अगर पेरेंट नोड अपने सारे डिसेंडेंट से ग्रेटर है और ये प्रॉपर्टी सारी नोड्स पे एप्लीकेबल है, देन दिस इज द मैक्सिप.
दिस इज द मैक्स हीप। अच्छा, ये चीज होती सिर्फ कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर है। तो अगर आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं पता है तो आपको रिकमेंडेड है कि आप मेरी ट्री वाली प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो एक बार देख लो प्लीज। तो जो हीप हम इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो हीप इज ऑलवेज बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है, यूजिंग कंप्लीट बाइनरी ट्री। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन क्या है कि किसी भी एरे को मैं ट्री की फॉर्मेट में अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं हीप के केस में उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, फाइन, चलो ग्रेट। अब मिन हीप के बारे में देखते हैं। तो मिन हीप क्या कहता है? मिन हीप कहता है कि पेरेंट नोड विल ऑलवेज बी लेसर देन दी ऑल डिसेंडेंट नोड्स, और ये प्रॉपर्टी हर एक नोड पे एप्लीकेबल होगी। कैसे? देखो, 2 इज स्मॉलर देन ऑल डिसेंडेंट नोड्स, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, दिस 4 इज लेसर देन ऑल डिसेंडेंट, ठीक है। दिस 3 इज स्मॉलर देन ऑल ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स, ठीक है। दिस 5 इज स्मॉलर देन ऑल ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स, ठीक है। दिस 6, दिस 7, दिस 8 के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि इनका कोई डिसेंडेंट ही नहीं है, तो वो अपने आप ऑलरेडी हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने इस एरे फॉर्मेट में क्यों बना के रखा है? मैंने इस एरे फॉर्मेट में बना के क्यों रखा है कि जो हीप है ना, जो हीप है वो बेसिकली कोई एज सच, मतलब कोई उसके लिए कोई अलग से कोई डेटा स्ट्रक्चर बन के नहीं आया है, ठीक है। जैसे एक एरे अलग होता है, स्ट्रिंग अलग होता है, लिंक लिस्ट अलग होता है ना। तो जिस तरीके से स्टैक एरे से इंप्लीमेंटेड होता है या फिर लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंटेड होता है, जिस तरीके से स्टैक एरे से इंप्लीमेंटेड होता है या फिर लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट होता है, जिस तरीके से आपका ट्रीज जो होता है वो लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट होता है, याद करो मैंने सिखाया था, ऐसे ऐसे करके नोड्स बनती है ना। तो जिस तरीके से स्टैक एरे से या फिर लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंटेड होता है, जिस तरीके से क्यूज मेरे पास एरे या फिर लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंटेड होता है, जिस तरीके से मेरे पास ट्रीज लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट होता है, इसी तरीके से हीप कोई अलग से कोई नया डेटा स्ट्रक्चर नहीं है एरे की तरह। हीप इज ऑल्सो इंप्लीमेंटेड यूजिंग दिस एरे डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हीप को भी हम एरे डेटा स्ट्रक्चर की तरह ही इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखो, लेकिन अगर एरे से इंप्लीमेंट करते तो फिर इसको ट्री क्यों बना के दिखाया है, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसे बनाया? देखो, बेसिकली यहाँ पे ना ये 1 है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है, ये 5 इंडेक्स है, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड ऑल द वे अप टू जहां तक भी मेरे पास लास्ट नोड है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एक एरे है, ठीक है। देखो आप 1 इंडेक्स पे 9 है, यस 1 इंडेक्स पे 9 है, तो मतलब मैं लेफ्ट टू राइट अगर आप चलो, हर लेवल पे अगर आप लेफ्ट टू राइट चलो तो वो एक एरे में वैल्यूज रखे, देखो 9, यस, देन 9 8, यस, ठीक है, देन 7 6 4 5, यस 7 6 4 5, देन 3 2, यस, देन 3 2। तो ये सिंपली कुछ नहीं, एक एरे है, ठीक है। तो हीप इज नथिंग बट एन एरे, फाइन, आई होप यू हैव गॉट दिस। अच्छा, ठीक है, इतना तो मेरे को समझ में आ गया। नाउ अभी और क्या सीख सकते हैं इसमें? अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज को हम डिस्कवर करेंगे जो कि हमारे लिए आगे के पार्ट में यूजफुल होगी, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक बार इंडेक्सिंग करता हूं यहाँ पे फिर से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी इंडेक्सिंग कर दी है इसकी ट्री वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। वो ट्री नहीं है बेसिकली, दैट इज ओनली एन एरे, वो सिंपली एक एरे है, बट मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं। देखो, 3 चीजें होती है किसी भी ट्री के अंदर, 3 चीजें होती है। कौन कौन सी? एक तो होता है पेरेंट, ठीक है, एक तो होता है पेरेंट, एक होता है उसका लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, और एक होता है राइट चाइल्ड, ठीक है। यहां पे हम कुछ डिस्कवर करेंगे जो कि हम यूज करेंगे। एक पेरेंट होता है, एक लेफ्ट चाइल्ड होता है, एक राइट चाइल्ड होता है। तो मान लो अगर आपके पास कोई नोड आई इंडेक्स पे है, मान लो इस वाली नोड को कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज 7 को देखता है, मान लो ये नोड है, ठीक है, ये वाली नोड है। तो मान लो ये आई है करंट नोड, मान लो अगर आपका करंट इंडेक्स आई पे है, तो इस आई के हिसाब से इसका पेरेंट किस पे होगा, लेफ्ट चाइल्ड किस पे होगा, राइट चाइल्ड किस पे होगा, ये हम डिसाइड करने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फॉर एनी नोड आई, अगर कोई नोड है मेरे पास आई इंडेक्स पे, तो उसके लिए जो पेरेंट होगा ना, वो i/2 का लोअर बाउंड होगा, ठीक है, i/2 इंडेक्स पे, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो, मान लो ये 7 जो है 4 इंडेक्स पे है, मींस इसकी बात कर रहा हूं, यहां पे आपका i है। इसका पेरेंट कौन है? आपको पेरेंट दिखाई दे रहा होगा, मतलब ट्री को देख करके तो आप पहचान ही सकते हो ना पेरेंट कौन है, 9। वो किस इंडेक्स पे रखा है? 2 इंडेक्स पे। क्यों रखा है 2? क्योंकि अगर आप i डिवाइड बाई 2 करोगे तो आप 2 पे पहुंच जाओगे, तो दैट मीन्स यहां पे ये 9, ठीक है, ये 9 इज द पेरेंट, ये इसका पेरेंट हुआ, ठीक है। अब इस 4 इंडेक्स की, मतलब इस i की वैल्यू जो 4 है ये वाली, इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड की बात करते हैं। अब ट्री के अंदर हमें देख करके सिंपली पता चल रहा है कि i की वैल्यू जो 4 है इंडेक्स पे, मतलब इस 7 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 8 इंडेक्स पे है।
और इस 7 का जो राइट चाइल्ड है वो 9 इंडेक्स पे। तो कैसे पता चला, देखो तो लेफ्ट चाइल्ड हमेशा प्रेजेंट होगा 2 इंटू आई पे और राइट चाइल्ड हमेशा प्रेजेंट होगा 2 इंटू आई प्लस 1 पे। आप चेक कर सकते हो, देखो आई की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 इंटू 2 8। क्या मेरा लेफ्ट चाइल्ड 8 इंडेक्स पे है? यस। क्या मेरा राइट चाइल्ड 7 के लिए 9 इंडेक्स पे है? यस। तो आपको यहां पे दिखेगा कौन कौन से 8 इंडेक्स पे और 9 इंडेक्स पे, ठीक है। तो ये होगा आपके पास लेफ्ट चाइल्ड और ये होगा आपके पास राइट चाइल्ड, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी हर एक नोड पे एप्लीकेबल है, आप किसी पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इस 3 की बात करूं तो मैंने क्या बोला, पेरेंट किस पे अवेलेबल होगा 3/2 के लोअर बाउंड पे। तो 3/2 का लोअर बाउंड कितना आएगा 1। क्या 8 का पेरेंट 1 इंडेक्स पे प्रेजेंट है? यस, देखो ट्री के अंदर, ठीक है। क्या अच्छा अभी क्या थे, आई की वैल्यू 3 थी ना, तो 3/2 किया तो 1 आया, पेरेंट, ये पेरेंट है। अच्छा अब लेफ्ट चाइल्ड की बात करते हैं, आई की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 इंटू 3 कितना है 6। क्या 6 पे प्रेजेंट है? यस, लेफ्ट चाइल्ड 6 पे प्रेजेंट है। नाउ 2 इंटू 3 प्लस 1 7 आएगा। क्या 7 पे प्रेजेंट है राइट चाइल्ड 3 का? यस, 7 इंडेक्स पे प्रेजेंट है। 8 वैल्यू का राइट चाइल्ड है 5, मीन्स 3 इंडेक्स का राइट चाइल्ड है 7 इंडेक्स पे। सिंपल। तो आई होप यू हैव गॉट दिस थिंग। पेरेंट लेफ्ट चाइल्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी आई नोड के लिए हमें निकालना है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होगी। देखो दिस इज नॉट टफ, आप सिंपली अपने कॉपी पेन पे एक दो एरे लो, उसको ट्री के फॉर्मेट में बनाओ एंड यू कैन परफॉर्म दीज कैलकुलेशंस, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा, इतनी बेसिक चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी बेसिक चीजें इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो कि ठीक है अगर हम कहीं भी कल को हम कोई हीप का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यू शुडंट थिंक लाइक दिस कि यार मिन हीप क्या होता है, मैक्स हीप क्या होता है, मिन हीप के अंदर इंसर्शंस कैसे हो रहे हैं, मिन हीप के अंदर डिलीशंस कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, सो दैट कि अगर आपको कुछ बेसिक चीजें भी पढ़नी है तो वो आपको हीप के बारे में पता हो, ठीक है। मीन्स वाइल अंडरस्टैंडिंग द एडवांस थिंग्स अबाउट मैक्स हीप और मिन हीप आपको प्रॉब्लम्स ना हो, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ठीक। तो इस वीडियो के अंदर मतलब इस पार्ट के अंदर हमने ये देख लिया कि मैक्स हीप और मिन हीप क्या होता है। अब प्रोसीड करते हैं वाई हाउ टू इंसर्ट एलिमेंट्स इन मैक्स हीप और मिन हीप, ठीक है। तो मैं आपको एक ही डेटा स्ट्रक्चर पे एक्सप्लेन करूंगा, मैक्स हीप पे एक्सप्लेन करूंगा और मिन हीप को आप खुद से समझ सकते हो, मींस जस्ट उल्टा होगा उसका, ठीक है। तो मैक्स हीप से स्टार्ट करते हैं, चलो ग्रेट। तो लेट्स सपोज मेरे पास कोई ऑलरेडी मैक्स हीप बनी हुई है, ठीक है, उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे अगर तो यहाँ पे 90, 80, 70, 75, 68, 59, 48 एंड 60 यहाँ पे मैक्स हीप है पूरी की पूरी। क्यों? क्योंकि 90 के सारे डिसेंडेंट 90 से छोटे हैं, 80 के सारे डिसेंडेंट 80 से छोटे हैं, 70 के सारे डिसेंडेंट 70 से छोटे हैं, और ये चीज हर एक नोड पे एप्लीकेबल है। फाइन, चलो ग्रेट। अच्छा अब देखो आप ये मत समझना कि अगर मान लो ये नोड 70 है तो 70 का डिसेंडेंट ये होंगे, ये 70 के डिसेंडेंट नहीं है। ऐसे तो 70 का डिसेंडेंट बड़ा आ रहा है, देखो ये डिसेंडेंट नहीं होते, डिसेंडेंट उसके नीचे वाले होते हैं सिर्फ, ठीक है, ये नीचे वाले डिसेंडेंट होंगे सिर्फ। फाइन, ये एक डाउट हो सकता था इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। चलो अभी क्या है कि लेट्स सपोज 95 को इंसर्ट करते हैं। यार एक बात बताओ, अगर आपके पास एक एरे होता और उस एरे के अंदर ये वैल्यूज रखी होती 90 अप टू सारी 60 तक, ठीक है, ये एक एरे है, तो यहां पे सारी वैल्यूज रखी है बीच में, ठीक है, यहां तक 60 तक। अब मैं कहूं आपसे कि आपको एक नई वैल्यू 95 को इंसर्ट करना है, बाय डिफॉल्ट कहां पे इंसर्ट करते हो उसको? यहां पे कहीं भी बीच में जगह नहीं है, तो आपके दिमाग में थॉट आएगा कि सर लास्ट में इंसर्ट करेंगे क्योंकि यहीं पे स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। तो हम यस बिल्कुल हम कहां पे इंसर्ट करेंगे? सबसे लास्ट में। अगर मैं सबसे लास्ट में कहता हूं तो देखो ये क्या था, ये 1 था, ये 2 इंडेक्स था, और अप टू ये कौन सा इंडेक्स था 8, तो ये कौन सा इंडेक्स हुआ 9 इंडेक्स हुआ। अगर मैं इसी चीज को ट्री के केस में बोलूं तो बताओ ट्री के केस में ये चीज कहां पे अवेलेबल है? ट्री के केस में ये 9 इंडेक्स कहां पे अवेलेबल होगा? यहां पे इस 60 के राइट में, मतलब इस 75 के राइट में, है ना। तो यही चीज इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हीप के अंदर इंसर्शन होता है, जब कभी भी हीप के अंदर इंसर्शन होता है तो वो हमेशा इंसर्शन कहां पे होता है? लास्ट में। लास्ट में मतलब जो भी लास्ट पोजीशन एम्प्टी है इस ट्री के अंदर, है ना, तो वहां पे इंसर्ट होगा। तो लेट्स ट्राई टू डू दैट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक नोड क्रिएट की, और इस नोड के अंदर हम क्या इंसर्ट करेंगे? 95 को हम यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 95 को इंसर्ट किया। नाउ जब आपने 95 को यहाँ पे इंसर्ट किया, ठीक है, तो आइटम कहाँ पे इंसर्ट हुआ? 95 पे, और आई की वैल्यू कितनी है? 9, ठीक है, 9 इंडेक्स पे 95 इंसर्ट किया। पर अब आप ये बताइए मेरे को, क्या ये मैक्स हीप है? क्या ये मैक्स हीप है? नाउ इज दिस अ मैक्स हीप? नहीं, ये मैक्स हीप नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो 75 को, तो 75 के सारे चिल्ड्रन 75 से बड़े नहीं होने चाहिए, सारे छोटे होने चाहिए मैक्स हीप के केस में, ठीक है। अगर ये मिन हीप भी होता ना तब भी आप लास्ट में इंसर्ट करते हैं।
इंसर्शन विल ऑलवेज हैपन एट द लास्ट, चाहे मिनी हीप हो चाहे मैक्स हीप हो, ठीक है। अब क्योंकि इंसर्शन करने के बाद हमें यहां पे प्रॉब्लम हो गई है, हमारी हीप खराब हो गई है, नाउ दिस इज नो मोर अ मैक्स हीप, तो नाउ वी नीड टू हीपीफाई इट, ठीक है। हीपीफाई बोलो या फिर आप ऐसे बोलो कि नाउ वी नीड टू मेक इट राइट, मेक इट करेक्ट, ठीक है, हमें इसको सही करना पड़ेगा। अब सही कैसे होगा, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सोचने के लिए कि ये सही कैसे होगा, ठीक है। देखो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, कौन कौन सी, कि या तो ये 95 अपने पेरेंट से मींस 75 से छोटा हो सकता था, पहला केस, ठीक है। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता था कि 95 बड़ा हो सकता था 75 से, दो ही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या फिर बराबर हो सकता था। यहां पे हम एक काम करते हैं, इक्वल टू, और उसमें हम यहां पर ले लेते हैं कि लेस देन हो सकता था फिर इक्वल टू, क्योंकि हमने देखा था कि पेरेंट कैन ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, हमने देखा था ना अभी लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि स्मॉलर या फिर इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो अगर 95 अपने 75 से छोटा या फिर इसके बराबर होता तो उसको यहां पे इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सोच के देखो कि अगर ये 75 होता तो 75 के बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, ये मैक्सी पर रहती। बट क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। तो दैट मीन्स कि नाउ अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूं जो कि ग्रेटर है मेरे पास 75 से, जो कि मेरे पास 75 से ग्रेटर है, तो उस केस में मुझे उसको ऊपर पहुंचाना पड़ेगा और जो पेरेंट वैल्यू उसको नीचे लाना पड़ेगा। ऑब्वियसली यार, अगर ये बड़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चाइल्ड वाले लेवल में तो नहीं हो सकती, इसको पेरेंट वाले लेवल में जाना पड़ेगा, और जो पेरेंट है उसको नीचे आना पड़ेगा, है ना, ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा। तो वही करने की हम कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस 95, हम क्या करेंगे, देखो आइटम की वैल्यू है 95, आइटम की वैल्यू 95 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 75 को यहां पे ले आएंगे, हम इस 75 को यहां पे ले आएंगे। दैट मीन्स कि यहां पे आ जाएगा आपके पास 75, ठीक है। कॉपी की है मैंने वैल्यू चाइल्ड नोड में, ठीक है, कॉपी की है मैंने, लेकिन कहां पे कॉपी किया मैंने, यह आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। और मुझे कैसे पता चला कि मुझे इस 95 को इस 75 से कंपेयर कराना है? अभी आपकी करंट वैल्यू आई कौन है, 9 है, तो 9 है। मैंने अभी क्या बताया था पिछली स्लाइड में कि अगर करंट वैल्यू आपके किसी भी आई पे है तो आप उसका पेरेंट कैसे एक्सेस करोगे, आप उसका पेरेंट कैसे एक्सेस करोगे, i/2 से। इसका मतलब क्या हुआ होगा, हमने इस एरे के अंदर से, हमने जो हमारे पास जो एरे ऑफ i था, ये तो था हमारा 95, हमने किससे कंपेयर कराया होगा, हमने एरे ऑफ i/2 से कंपेयर कराया होगा, तभी तो ये पेरेंट वैल्यू हमें मिलेगी। पेरेंट कौन होगा, i/2 वाली नोड। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। तो हमें पेरेंट से कंपेयर कराने के लिए i/2th नोड को एक्सेस करना पड़ेगा, और वो कहां पे मिलेगी, एरे के i/2 इंडेक्स पे, सिंपल, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कंपेयर करा लिया कि अगर, कैसे कंपेयर कराया होगा कि अगर जो हमारे पास ये आइटम है, या फिर आप ARR ऑफ i बोलो या फिर आइटम बोलो, क्योंकि वो 95 है, इफ दिस आइटम इज ग्रेटर देन एरे के i/2 से, अगर वो आइटम एरे के i/2 से बड़ा है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमें जो ARR ऑफ i वाली पोजीशन है ना, उस पे ARR ऑफ i/2 वाले एलिमेंट को इंसर्ट कराना है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टेप लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसी तरीके से फिर हम अपनी एल्गोरिथम पूरी करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखता हूँ। मैंने क्या लिखा, मैंने अभी जो स्टेप परफॉर्म किया ना, वो स्टेप क्या है, वो स्टेप ये है कि इफ दिस आइटम जो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इफ दिस आइटम इज ग्रेटर देन, ये आइटम था ना यहाँ पे 95, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन है किससे, एरे के i/2 एलिमेंट से, i/2 एलिमेंट से, तो मैंने क्या परफॉर्म किया, मैंने एरे के आई इंडेक्स पे, मैंने एरे के आई इंडेक्स पे क्या इंसर्ट कर दिया, एरे का i/2th एलिमेंट मैंने इंडेक्स को मैंने इंसर्ट कर दिया, मतलब पेरेंट वैल्यू को मैं नीचे ले आया, 75 में कर दिया। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे ये समझने की कोशिश कर, मतलब मैं बेसिकली करने की क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं इस 95 को इसकी करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरे पास, तुम ऐसा अज्यूम करो कि ये वाली पोजीशन एम्प्टी है, ये वाली पोजीशन मान लो मेरे पास एम्प्टी है, अज्यूम कर लो, ठीक है, एक तरीके से एम्प्टी हो गई। मैं उस 75 को यहाँ पे, वैसे तो मैंने कॉपी किया है, बट मान लो एम्प्टी हो गई वो, ठीक है। तो अब मुझे ये चेक करना है कि अगर मैं 95 को यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, अगर मैं 95 को यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, तो क्या वो सही पोजीशन होगी? इसका मतलब पहले मेरे पास i 9 पे था, तो अब मुझे i को क्या बनाना पड़ेगा, i/2, मुझे इस 9 को i/2 करना पड़ेगा, और i/2 करने पे कहाँ हो जाएगा, 4। दैट मीन्स कि अब मेरा i यहाँ पे आ गया, इस पे 4 पे, पहले मेरा i यहाँ पे था, पहले मेरा i 9 पे था, अब मेरा i 4 पे चला गया। दैट मीन्स इस स्टेप को परफॉर्म करने के बाद मैं क्या बोलूंगा कि मेरे i को i/2 बना दो। उससे क्या हुआ कि मैं ऊपर चला गया। ऊपर जाने से मतलब क्या है कि अब मेरे पास जो एम्प्टी पोजीशन है वो ये है, और यहां पे मेरे पास 95 अवेलेबल है।
तो अब आप फिर से ये चीज चेक करोगे, क्या मैं 95 को यहां पे इंसर्ट कर सकता हूं? तो अब आप फिर से चेक करोगे कि आइटम जो है आपके पास मींस 95, क्या 95 एरे के i/2 से बड़ा है? अब i कौन था? i था 4, और जब आप 4/2 करोगे तो किससे चेक करोगे? 2 से चेक करोगे। दैट मीन्स आप चेक कर रहे हो इस बार 95 को एंड 80 को, कि क्या 95 80 से अभी भी बड़ा है? यस, कंडीशन इज गेटिंग ट्रू, कंडीशन ट्रू हो रही है। और कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो आपको क्या करना है? आपको फिर से सेम चीज करनी है। क्या करना है कि एरे ऑफ आई पे इस पोजीशन पे आपको पेरेंट वाली वैल्यू उतार देनी है। मतलब आप 80 को यहां पे ले आओगे, 80 को आपने यहां पे ले आए, और 80 को लाने पे यहां पर एक तरीके से आप क्या कर रहे हो? इस पोजीशन को खाली कर रहे हो, और अब आप आई को बोलोगे कि आई अब तू यहां पे आ जा। आई अब 2 को पॉइंट कर रहा है। अब देखो, क्योंकि ये बार बार चीज रिपीट हो रही है, दैट मीन्स यहां पे इफ कंडीशन तो नहीं रहेगी, तो यहां पे क्या लगेगा? यहां पे आपके पास ये वाइल लूप लगेगा। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट वाइल लूप, ये वाइल लूप है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब फिर से हम यहां पे आ गए। ठीक है, फिर से अब हमारे पास आई की वैल्यू यहां पे है। अब हम फिर से चेक करेंगे कि हमारे पास जो आइटम है विच इज 95, क्या वो 95 इसके पेरेंट से, मतलब इस करंट आई के पेरेंट से बड़ा है? तो क्या 95 90 से बड़ा है? यस, अगेन ट्रू। इसका मतलब क्या है कि ये 90 नीचे आना चाहिए। तो ये हम क्या करेंगे? इस ARR ऑफ आई पे इस 90 को हम ले आएंगे, है ना? तो हमने क्या किया? इस 90 पे हम इसको ले आए, ये 90 यहां पे ले आए। और 90 को यहां पे लाने का एक तरीके से मतलब क्या है कि हम ये पोजीशन खाली कर रहे हैं, किसके लिए? 95 के लिए। और हम आई को बना देंगे i/2। मतलब अब हम बोल रहे हैं कि आई अब तू यहां पे इसको पॉइंट कर। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं वापस से वाइल लूप के पास जाऊंगा तो वो फिर से क्या करेगा? आइटम को चेक करेगा, किससे? i/2 से। पर क्या चेक करना चाहिए उसको? क्या अब मेरे पास इस आई के कोरेस्पोंडेंट कोई पेरेंट बचा है? क्या अब मेरे पास इस आई के कोरेस्पोंडेंट, क्या मेरे पास कोई पेरेंट बचा है? नहीं बचा है, राइट? नहीं बचा है। दैट मीन्स कि मुझे इस वाइल लूप के अंदर एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि हम आइटम को उसके पेरेंट से हम तभी चेक करेंगे जब पेरेंट कुछ नोड अवेलेबल हो, जब पेरेंट नोड्स कुछ अवेलेबल हो। दैट मीन्स कि जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तभी हम पेरेंट चेक करेंगे। अगर आई की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हुई तो हम चेक नहीं करने वाले। दैट मीन्स कि मैं यहां पे क्या करूंगा? मैं एक चीज यहां पे परफॉर्म कर सकता हूं। मैं एक इस टेस्ट को लगाने से पहले, इस टेस्ट को लगाने से पहले मैं एक कंडीशन यहां पे लिखूंगा। ठीक है, और वो कंडीशन ये है कि यहां पे मैं ये लिखूंगा कि इफ आई इज ग्रेटर देन 1 एंड अगर आई की वैल्यू 1 से बड़ी है और आइटम इज ग्रेटर देन एरे ऑफ दिस, मतलब पेरेंट वैल्यू, तो ही हम पेरेंट वाली वैल्यू को नीचे शिफ्ट करेंगे। मतलब ये पेरेंट वैल्यू हुई और ये एक्चुअल आई पोजीशन हुई, तो पेरेंट वाली वैल्यू को आई पे शिफ्ट कर रहे हैं एंड देन आई को उसके पेरेंट पे पहुंचा दे रहे हैं। एंड ये चीज देखो बॉटम टू टॉप चल रही है। ठीक है, अब देखो जब हम यहां पे आएंगे तो ये वाइल लूप इसकी वजह से फेल हो जाएगा। ये वाइल लूप इस कंडीशन की वजह से फेल हो गया यहां पे, क्योंकि अब पेरेंट तो कोई है नहीं, तो हम चेक तो कर नहीं सकते। तो दैट मीन्स कि अब लास्ट पॉइंट इन टाइम पे जहां पे मेरा ये आई पहुंच गया है वही मेरे लिए बेस्ट पोजीशन है, और मैं क्या करूंगा? इस ARR के आई पोजीशन पे इस आइटम को इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, इस ARR ऑफ आई पोजीशन पे मैं आइटम को इंसर्ट कर दूंगा। दैट मीन्स कि मैं यहां पे क्या इंसर्ट कर रहा हूं? 95। यहां पे मैं 95 को इंसर्ट कर रहा हूं। तो बेसिकली ये आइटम क्या था? ये आइटम कुछ नहीं था, ये आइटम बेसिकली क्या था मेरे पास? ये जो एक्स वैल्यू मेरे को इंसर्ट करनी है, तो मैं इसको एक्स बोल रहा हूं। ठीक है, कि आइटम मेरे को एक्स था और आई मेरे पास क्या था इनिशियली में? आई मेरे पास लास्ट वाली नोड थी, मींस आई मेरे पास n के बराबर था, तो आपको n मिलेगा तो आप उसको n मान रहे हो। दैट्स इट। ये आपको पूरी इसकी एल्गोरिथम हो गई इंसर्शन की। ठीक है, आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो यार, एक बार फिर से ना इस चीज को आपको करना है। मतलब देखो सिंपल है, आपको जो भी नोड आप इंसर्ट कर रहे हो आपको उसको पेरेंट से कंपेयर करते चलना है। एंड इफ इट इज ग्रेटर मीन्स अगर पेरेंट वैल्यू मेरे आइटम से छोटी है तो आप उस आइटम को ऊपर ले जाना है आपको। उसका मतलब ये तो कि जो आइटम आपको इंसर्ट करना है आपको उसको ऊपर लेके जाना है ना? तो आप पेरेंट को नीचे ले आओगे। दैट इज ऑल दैट यू आर डूइंग इन दिस एल्गोरिथम। तो अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? मतलब एक इंसर्शन परफॉर्म करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? हमें यहाँ पे एक इंसर्शन ऑपरेशन से परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अगर मैं एक इंसर्शन परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, 1 इंसर्शन, तो ध्यान से देखो अगर आप, तो आपने एक इंसर्शन तभी परफॉर्म किया। ठीक है, मतलब एक इंसर्शन परफॉर्म करते वक्त आप बॉटम टू टॉप जा रहे हो, और बॉटम टू टॉप क्या है? बॉटम टू टॉप इज नथिंग बट हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री के केस में हाइट ऑफ ट्री कितनी होगी? बिग ऑफ log n। ठीक है, log n। तो ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, तो अगर आपने पहली वीडियो
नहीं देखी है मेरी ट्री वाली प्लेलिस्ट की तो आप चेक कर लो, आपको वहाँ पे चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री की कितनी होती है, log n, ठीक है। तो दैट मीन्स एक इंसर्शन ऑपरेशन की जो मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कितनी आ गई, बिग ऑफ log n, ठीक है। बिग ऑफ log n ये एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एवरेज और वर्स्ट, ठीक है। अगर मैं बोलूं बेस्ट केस क्या है, तो बेस्ट केस कब होगा, बेस्ट केस तब होगा जब आपको मतलब आपके पास हीप एग्जिस्ट नहीं करती और आप पहली नोड को इंसर्ट कर रहे हो, फर्स्ट नोड को। तो फर्स्ट नोड को इंसर्ट कहां पे करोगे आप, सिंपली एरे के अंदर इंसर्ट कर दोगे, कोई मतलब कोई चेक ही नहीं होना वहां पे कोई ऑपरेशन यहाँ पे या फिर वहां पे कोई कंडीशन ही चेक नहीं होना, ठीक। तो वो बेस्ट केस है। तो बेस्ट केस में कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ 1, सिंपल है तो, ठीक है। तो बेसिकली एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ log n, दैट इज हाइट ऑफ द ट्री। तो आई थिंक इंसर्शन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिलीशन पे। नाउ व्हाट इफ आई वांट टू डिलीट एन एलिमेंट, अगर मेरे को एलिमेंट डिलीट करना हो मैक्स हीप से तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो समझना बहुत ध्यान से, इंसर्शन हमने देखा कि जब भी कोई इंसर्ट होता है एलिमेंट हीप के अंदर तो वो लास्ट एम्प्टी पोजीशन पे हम उसको इंसर्ट करते हैं एंड देन वी मेक दी हीप करेक्ट। हम फिर हीप को करेक्ट करते हैं जस्ट बाय गोइंग टू दी पेरेंट एंड पेरेंट एंड पेरेंट एंड पेरेंट, इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ हम चलते हैं एंड पेरेंट एक्सचेंज करते हुए चलते हैं वैल्यूज को, ठीक है। दिस इज हाउ वी इंसर्ट एन एलिमेंट एंड इंसर्शन इज ऑलवेज डन एट द लास्ट एम्प्टी पोजीशन, ठीक है। बट डिलीशन क्या होता है, व्हाट इज डिलीशन? तो डिलीशन जो परफॉर्म होगा वो डिलीशन परफॉर्म होता है हमेशा रूट एलिमेंट से। तो दैट मीन्स देखो मैक्स हीप में से अगर डिलीट करूंगा तो क्या मेरे को मिलना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू मिलनी चाहिए, मैक्स वैल्यू। मैंने क्या लिखा था सबसे पहली स्लाइड में कि अगर आपको मैक्स हीप्स के अंदर से डिलीट परफॉर्म करना है, मतलब प्रायोरिटी क्यू से अगर आपको डिलीट करना है तो या तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या फिर मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब प्रायोरिटी क्यू जो की मतलब प्रायोरिटी क्यू की जो हम इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं वो मैक्स हीप वाली देख रहे हैं। तो मतलब मैक्स हीप से अगर हम डिलीट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी आपको, सबसे टॉप पे, मतलब एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। तो अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना आप। तो स्टेप सुनिए पहले, स्टेप्स क्या है। तो जब आपसे डिलीट करने के लिए कहा जाए तो आप सिंपली आंख बंद करके एक स्टेप आपको परफॉर्म करना है, और वो स्टेप क्या है कि आप इस एरे के फर्स्ट इंडेक्स को, एरे के फर्स्ट इंडेक्स को एक मैक्स नाम के वेरिएबल में आप स्टोर करा लो, ठीक है। एरे के फर्स्ट इंडेक्स को मैक्स नाम के एक वेरिएबल में आप स्टोर करा लो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इस वेरिएबल के अंदर अब मैक्सिमम वैल्यू आपके पास स्टोर्ड है, यही आपको लास्ट में रिटर्न कराना है डिलीट करते वक्त, मतलब डिलीट वाले फंक्शन में ये वैल्यू आप रिटर्न कराओगे मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन चलो डिलीट हो गई, बहुत अच्छी बात है। अब डिलीट करने के बाद, डिलीट तो आपने मान लो कर दी, ठीक है। तो डिलीट करने के बाद दैट मीन्स ये पोजीशन एम्प्टी हो गई एरे में। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पोजीशन एम्प्टी हो गई ना। भाई डिलीट करना है तो वैल्यू होनी नहीं चाहिए उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो आप क्या करोगे, डिलीट करने के बाद ये जो 30 वैल्यू है ना आपकी लास्ट में, सबसे लास्ट में, इसको आप फर्स्ट पोजीशन पे ले आते हो। तो दैट मीन्स ये वैल्यू यहां से उठ करके 30, ये वैल्यू आपके पास यहां पे आ जाएगी। दैट मीन्स ये वैल्यू आपके पास यहां पे आ जाएगी। तो 30 वैल्यू जब यहां पे आई तो दैट मीन्स स्ट्रक्चर क्या हो गया, देखो ये चीज यहीं पे लिखी है, ठीक है। तो मैं यहां पे दिखा रहा हूं। दैट मीन्स यार देखो अगर लास्ट वाली वैल्यू उठ करके फर्स्ट प्लेस पे आ रही है तो ये वाली नोड भी तो खत्म हो रही है, ये वाली नोड खत्म भी तो हो जा रही है। तो देखो ये यही बन गया, ध्यान से देखो, ये यही बन गया। आप देख लो ध्यान से अच्छे से, है ना। 30 ऊपर पहुंच गया, लास्ट वाली नोड मैंने हटा दिया, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, इसको ना वापस से वहीं पे लेके जाता हूं सो दैट की कंफ्यूजन ना हो, आपको स्टेप्स दिखते रहेंगे। यस, तो ये आपके पास इनिशियल हीप थी, आपने डिलीशन परफॉर्म किया, तो डिलीशन परफॉर्म करने के बाद आपके पास हीप ये बनेगी, ठीक है, ये बनेगी। अच्छा एरे में चेंजेस कर देता हूं, तो यहां पे आपको 30 दिखेगा, यहां पे आपको 30 दिखेगा। और अब आप इस वैल्यू को इस एरे के अंदर कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि डिलीशन परफॉर्म किया ना तो आपका साइज रिड्यूस हो गया एरे का। एरे का पहले साइज 11 था, अब एरे का साइज 10 हो गया, ठीक है। अच्छा पर क्या ये मैक्स हीप है? ये जो हीप आपके पास बनी ऐसा करने से कि लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट पे आप ले आए, क्या ऐसा करने से ये मैक्स हीप है? नहीं, दिस इज नॉट द मैक्स हीप, ये मैक्स हीप नहीं है। दैट मीन्स हमें फिर से कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा लास्ट टाइम पे अगर आप ध्यान से देखो, इंसर्शन करते वक्त लास्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, यहां पे प्रॉब्लम थी, है ना। लेकिन इस बार यहां पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहां पे है, यहां पे प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ऊपर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है इस बार। लास्ट टाइम इंसर्शन करते वक्त नीचे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, लेकिन इस बार ऊपर क्रिएट हो रही है।
इंसर्शन में हम बॉटम टू टॉप सही कर रहे थे अपनी हिप को, हम बॉटम से टॉप की तरफ जब जा रहे थे तो हम अपनी हिप को सही कर रहे थे। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम टॉप टू बॉटम अपनी हिप को सही करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूं मैं, एंड वहां पे आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो मैं पूरी एल्गोरिदम एंड पूरा सब कुछ वहीं पे लिख दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मुझे डिलीशन मेरे को कहाँ पे करना था। ठीक है, डिलीशन मेरे को कहाँ पे करना था, फर्स्ट वाला एलिमेंट। तो मैं एक काम करता हूँ, डिलीशन में मैंने क्या किया, मैक्स के अंदर जो इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट था, फर्स्ट इंडेक्स का, मैंने उसको रख लिया। ठीक है, और इसके बाद का स्टेप क्या था, इसके बाद का स्टेप ये था, और अब एरे की फर्स्ट पोजीशन पे एरे का एन वाला एलिमेंट पहुंचा दो। यही तो था लास्ट स्टेप में। एन की वैल्यू उस टाइम पे 11 थी, है ना, उस एन की वैल्यू उस टाइम पे, यार यहाँ पे 11 था ना पहले, तो आपने क्या किया, इस मैक्सिमम जो यहाँ पे 90 था उसको आपने मैक्स वेरिएबल के अंदर रखा, और फर्स्ट इंडेक्स पे आपने इस लास्ट वाली वैल्यू को, जो यहाँ पे लास्ट वैल्यू यहाँ पे 30 थी 11 इंडेक्स पे, उसको आपने पहुंचा दिया ऊपर। ठीक है, तो ये स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करने के बाद ये जो आपको हीप दिखाई दे रही है, ये हीप इस पॉइंट इन टाइम पे ये हीप है, 2 स्टेप परफॉर्म करने के बाद। ठीक है, अब आगे की प्रोसेसिंग देखते हैं कि आगे होगा क्या। तो अब मुझे इतना पता है कि यार ये जो अब हीप है ना, ये मैक्स हीप नहीं है, ये मैक्स हीप नहीं है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं एक हीपीफाई नाम का फंक्शन कॉल करूंगा, जिसको मैं बोलूंगा कि यार देखो हीपीफाई, एक काम करो, ये एरे पकड़ो, पहला इंडेक्स पकड़ो, और अब नए हीप का लास्ट इंडेक्स पकड़ो। तो नई हीप का लास्ट इंडेक्स कौन होगा, n-1, क्योंकि n 11 था, ये n यहाँ पे 11 था, पर नई हीप का अब कितना बना साइज, 10 बना ना, 11-1, क्योंकि आपने एक डिलीशन परफॉर्म किया। तो हम हीपीफाई एक फंक्शन है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये पकड़ एरे, ये पकड़ पहला इंडेक्स, ये पकड़ आखिरी इंडेक्स, और अब तेरा काम है कि इस हीपीफाई को, मतलब इस हीप को तू हीपीफाई कर। हीपीफाई मतलब एडजस्ट कर, वापस से मैक्स हीप बना दो। ठीक है, ये हीपीफाई बोलेगा ठीक है डन, मैं कर दूंगा। और यहां से हम इतना काम करने के बाद हम यहां से क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू, रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब हमारी जो जॉब है वो हीपीफाई करेगा। तो इस हीपीफाई फंक्शन को देखते हैं कि हीपीफाई फंक्शन क्या करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, इस हीपीफाई फंक्शन को ना यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या करने वाला है हीपीफाई फंक्शन। तो मैंने कहा यहाँ पे एक बना लेते हैं वॉइड हीपीफाई। ठीक है, जिसको क्या मिलेगा, एक एरे मिलेगा, एक आई इंडेक्स मिलेगा, और एक एन वैल्यू मिलेगी। एन इज नथिंग बट एन इज द न्यू साइज ऑफ द एरे, न्यू साइज ऑफ द एरे। तो यहाँ पे ये एन के वैल्यू में, एन के टर्म्स में इसको रिसीव करेगा। ठीक है, अब देखो सिंपल है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बस आराम से समझना। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो सबसे मैक्सिमम होगी, हाँ या ना, यस और नो, मैक्सिमम होगी। और आप अगर ध्यान से देखो तो इस 30 को अगर आप इग्नोर कर दो तो ये वाला जो ट्री है और ये वाला जो ट्री है, ये तो आपस में मैक्स हीप ही है यार, ये तो दोनों अपने आप में मैक्स हीप है ही पहले से ही। भाई मैक्स हीप के अंदर से अंदर से आपने डिलीट परफॉर्म किया, डिलीट परफॉर्म करने के बाद आपको पता है रूट एलिमेंट गया, तो आपने लास्ट एलिमेंट को ऊपर ला करके रख दिया, बट लास्ट एलिमेंट ही तो प्रॉब्लम कर रहा है। इसके अलावा जो उसका लेफ्ट चाइल्ड है और जो मतलब लेफ्ट सब ट्री और जो राइट सब ट्री है वो तो अपने आप में मैक्स हीप है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम जो वैल्यू होगी ना वो इन दोनों में से कोई एक होगी, इन दोनों में से कोई एक होगी। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि मुझे इस 30 को, मतलब मुझे जहां पे 30 रखा है, मुझे इस 30 की जगह ये 80 वैल्यू रखनी है या फिर 70 वैल्यू रखनी है। तो ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा। तो अगर आपका आई अभी 1 आपको मिल रहा है, यहां से देखो ध्यान से, जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको ये आई 1 मिलेगा। तो अगर आपके पास ये आई 1 है तो इस 1 के हिसाब से, मतलब इस आई के हिसाब से आप इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कैसे निकाल सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि मैं एक मैक्स इंडेक्स नाम की वैल्यू ले लेता हूं जो कि एक इंडेक्स को पॉइंट करेगा और उस इंडेक्स को पॉइंट करेगा जो कि मैक्सिमम इंडेक्स है। अब मैक्सिमम इंडेक्स कौन हो सकता है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो मैंने इसको बाय डिफॉल्ट एक काम किया, लेफ्ट मान लिया कि चलो मैक्स इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 2 into i है, मतलब i तो अब ये है और मैक्स इंडेक्स अभी ये है, बाय डिफॉल्ट मैंने ऐसा ज्यूम कर लिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैंने ऐसा ज्यूम कर लिया। ठीक है, पर जरूरी तो नहीं है ना कि मैक्स इंडेक्स यही हो, तो मुझे चेक करना पड़ेगा किससे, मुझे चेक करना पड़ेगा इसके राइट वाले से कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, कि मैक्सिमम इंडेक्स सच में यही वाला है या फिर यही वाला। मैक्सिमम इंडेक्स का मतलब है कि वो इंडेक्स जहां पे मैक्सिमम वैल्यू रखी है। तो बाय डिफॉल्ट मैंने उसको लेफ्ट वाला मान लिया, पर मुझे कंपेयर करना पड़ेगा दोनों से ही, राइट से भी और लेफ्ट से भी। तो एक काम करते हैं, मैं ये करता हूं कि इफ ये जो एरे के मैक्स इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी है, एरे के मैक्स इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी है मतलब 80, अगर 80 की वैल्यू, मतलब 80 वैल्यू अगर लेस देन है किससे, एरे के मैक्स इंडेक्स से,
मैक्स इंडेक्स +1 से। अगर एरे की मैक्स इंडेक्स वाली 80 वैल्यू अगर स्मॉलर है मैक्स इंडेक्स +1 वाली वैल्यू से, तो इसका मतलब क्या है कि मैक्स इंडेक्स ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर राइट वाली वैल्यू बड़ी होती, ऑल्दो इन दिस केस 80 इज ग्रेटर, तो ये वाली इफ कंडीशन फेल हो जाएगी। बट मैं आई थिंक चेक क्यों लगा रहा हूं, आपको ये समझना है कि अगर मैं ये चेक करूं कि अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है इस वाली वैल्यू से, तो मैक्स इंडेक्स उस केस में ये नहीं होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। तो मैं उस केस में क्या करूंगा, मैक्स इंडेक्स को पॉइंट करूंगा। ठीक है, तो मैं उस केस में मैक्स इंडेक्स को अपडेट कर दूंगा। क्या करूंगा, मैक्स इंडेक्स वुड बिकम मैक्स इंडेक्स +1। तो अगर मैक्स इंडेक्स 2 था तो 3 बन जाएगा, अगर राइट वाली वैल्यू बड़ी होती। तो ये इफ कंडीशन आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मेरे पास इस इफ कंडीशन को परफॉर्म करने के बाद मैक्स इंडेक्स उस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है जो कि बड़ी है लेफ्ट और राइट चाइल्ड में से। ठीक है, या तो लेफ्ट चाइल्ड बड़ा हुआ है फिर राइट चाइल्ड बड़ा हुआ, तो इन दोनों में से मेरे पास मैक्स इंडेक्स अब सही वाली वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि मुझे इस 30 को रिप्लेस करना है उस मैक्स इंडेक्स वैल्यू से। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं स्वैप कर दूंगा किसको, स्वैप कर दूंगा किसको, एरे ऑफ मैक्स इंडेक्स वाली वैल्यू को। ठीक है, मैं एरे ऑफ मैक्स इंडेक्स वाली वैल्यू को, और किसको, और एरे ऑफ आई को, जो मेरी करंट वैल्यू है एरे ऑफ आई, उसको मैं चेंज कर दूंगा। एरे ऑफ का आई कौन है 30, मैक्स इंडेक्स कौन है 80, तो मैं स्वैप कर दिया। अच्छा, स्वैप करने के बाद क्या होगा सीन वो देखते हैं। तो स्वैप करने के बाद ये 30 और 80 आपस में स्वैप हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 80 था वो तो चला गया यहाँ पे, और ये 30 आ गया यहाँ पे। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, एक चीज़ कैसे हुई, स्वैप कर दिया मैंने। ठीक है, इसका मतलब देखो जो मैक्सिमम वैल्यू थी ना वो अपने आप ऊपर पहुंच गई है, वो अपने आप ऊपर पहुंच गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ये काम ना मेरे को रिपीटेटिवली करना है, और जब मैं रिपीटेटिवली कर रहा हूँ दैट मीन्स कि मेरे को हीपीफाई फंक्शन फिर से कॉल करना है रिकर्सिवली। तो मैं यहाँ पे हीपीफाई फंक्शन कॉल करूँगा, तो एरे तो सेम होगा, लेकिन इस बार आप मेरे को ये बताओ कि आई कौन होना चाहिए। जैसे आई लास्ट केस में 1 था, वो वैल्यू थी जहाँ पे 30 प्रेजेंट था। अभी आई किस पे प्रेजेंट है, अभी आई मैक्स इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो मैं इस बार जो आई भेजूंगा ना वो मैक्स इंडेक्स भेजूंगा। ठीक है, और एन तो मेरे पास एन ही रहने वाला है, तो ये तो एन ही भेजूंगा, है ना, ये तो एन ही भेजूंगा। अब देखो ये चीज रिपीटेटिवली कॉल हुई, तो अब मेरे पास क्या बना, अब मेरे पास नया जो आई मेरे पास बन गया ना वो ये बन गया। ठीक है, मेरे पास आई बन गया अब ये वाला जो पुरानी मैक्स इंडेक्स वैल्यू थी, और ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ यहाँ पे। अब मैं फिर से मैक्स इंडेक्स कॉल कर रहा हूँ, मैक्स इंडेक्स कौन होगा 2 × आई, तो बाय डिफॉल्ट मैक्स इंडेक्स कौन हुआ, ये 4 हुआ, बाय डिफॉल्ट ये 4 हुआ। पर मैं चेक करूंगा कि बड़ी कौन सी वैल्यू है, कि लेफ्ट वैल्यू बड़ी है कि राइट वैल्यू बड़ी है। तो मैं चेक कर रहा हूं कि एरे ऑफ मैक्स इंडेक्स मतलब क्या 68 छोटा है मेरे पास किससे, एरे ऑफ मैक्स इंडेक्स +1 मतलब 5 वाली वैल्यू से, 75 से। हाँ जी छोटा है, छोटा इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्स इंडेक्स जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है फिर वो गलत है, वो गलत है। तो मैक्स इंडेक्स कौन हो जाएगा, मैक्स इंडेक्स विल बी दिस, विल बिकम दिस। देखो यहाँ पे इफ कंडीशन ट्रू हुई ना तो मैक्स इंडेक्स ये नहीं होकर के अपडेट हो जाएगी, 75 वाला मैक्स इंडेक्स हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, स्वैप करना है। किससे स्वैप करना है, किससे स्वैप करना है, एरे ऑफ आई को और एरे ऑफ मैक्स इंडेक्स को। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे 30 की जगह आ जाएगा 75 और 75 की जगह आ जाएगा 30, तो यहां पे चला गया 75 और यहां पे आ जाएगा 30। ठीक है, और अब फिर से क्या करना है आपको, हीपीफाई फंक्शन फिर से कॉल कर रहे हो सेम एरे पे। इस बार जो आपका आई है वो क्या बन जाएगा, मैक्स इंडेक्स, मतलब ये आई इस बार बन जाएगा मैक्स इंडेक्स, जो कि अभी मैक्स इंडेक्स है मतलब ये वाली वैल्यू। तो आई बन जाएगा आपके पास ये, आई बन जाएगा आपके पास ये, और अब आपने ये फंक्शन फिर से कॉल किया यहाँ पे। अब फिर से देखते क्या हो रहा है, फिर से आप मैक्स इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो। मैक्स इंडेक्स कौन आएगा 2 × आई, तो ये आया आपके पास मैक्स इंडेक्स। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लॉजिक है एक, यहाँ पे जब आपके पास मैक्स इंडेक्स आया तो आपके पास ये इफ कंडीशन चलेगी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एरे ऑफ मैक्स इंडेक्स वाली वैल्यू एरे ऑफ मैक्स इंडेक्स +1 से कंपेयर हो रही है। पर आप मुझे को ये बताओ क्या मेरे पास एरे ऑफ मैक्स इंडेक्स +1 एग्जिस्ट करता है, मैक्स इंडेक्स +1 एग्जिस्ट करता है मेरे पास, क्या यहाँ पे मैक्स इंडेक्स +1 इंडेक्स है, अवेलेबल है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्स इंडेक्स को मैक्स इंडेक्स +1 से मैं तभी कंपेयर करूंगा अगर मेरे पास मैक्स इंडेक्स वाली लेस देन n है। ठीक है, लेस देन n का मतलब क्या है मैं समझाता हूं अभी, डोंट वरी। ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन पूरी, ये वाली जो पूरी कंडीशन है इफ कंडीशन, इसको मैं
थोड़ी सी चेंज करके लिखता हूँ कि यहाँ पे मैं इफ़ तभी ये वाली तभी लगाऊंगा ताकि मेरे पास एक मैक्स इंडेक्स प्लस वन करके इंडेक्स अवेलेबल हो। दैट मीन्स कि इस इफ कंडीशन में ये इफ कंडीशन बाद में चेक होगी, उससे पहले क्या चेक होगा, उससे पहले चेक होगा कि मैक्स इंडेक्स मेरे पास जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू अगर ये लेस देन 10 है, लेस देन 10 मतलब 9 होगी, तभी तो मैं 10 वाले को चेक कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैक्स इंडेक्स मेरे पास लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा, n को पॉइंट कर रहा होगा, तो मैक्स इंडेक्स प्लस वन कहां से लाऊंगा मैं? तो अगर मैक्स इंडेक्स मेरे पास n से छोटा है और मैक्स इंडेक्स की वैल्यू लेस देन ये है, तभी मैं चेक करूंगा इसको। अगर मैक्स इंडेक्स n से छोटा है, अगर n से छोटा है मतलब क्या होगा कि देखो मान लो अगर n 10 है तो अगर मैक्स इंडेक्स 9 होता तभी तो मैं मैक्स इंडेक्स प्लस वन को कंपेयर कर पाता, है ना। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी मैं ये कंडीशन चेक करूंगा। आई थिंक अब चीज में आपको समझ में आ गई होगी। तो ये देखो, ये चीजें मैं आपको कर करके डिराइव कर रहा हूं, पहले से नहीं लिख रहा हूं, कर करके ड्राइव कर रहा हूं, ऑब्जर्वेशन। एंड ऐसा करने से मेरा मतलब ये कि ताकि आप समझो कि हाँ हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, हाउ डू वी डेवलप सम एल्गोरिदम, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चेक लगा करके आपको लास्ट में दिखाया कि ठीक है इफ कंडीशन में ये चीज मेरी मिसिंग है, अगर हम ये चीज नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार इस कंडीशन की वजह से ये कंडीशन मेरे पास फेल हो जाएगी, इफ कंडीशन। और इफ कंडीशन फेल होगी तो मैक्स इंडेक्स को अपडेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, मैक्स इंडेक्स को अपडेट करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो दैट मीन्स वो सिंपली क्या करेगा, स्वैप कर देगा किस को, एरे ऑफ आई को और मैक्स इंडेक्स वाली वैल्यू को। तो इसका मतलब यहाँ पे 30 और 40 आपस में स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 40 और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 30, ठीक है, यहाँ पर जाएगा मेरे पास 30, फाइन। अच्छा, अब स्वैप हो गया, मेरे पास हीपीफाई फंक्शन फिर से कॉल होगा। अब जब हीपीफाई फंक्शन फिर से कॉल हुआ तो मेरे पास नया आई कौन बन जाएगा, मेरे पास नया आई बन जाएगा ये वाला जो कि मैक्स इंडेक्स था लास्ट में, मतलब 10। तो मैं फिर से यहाँ पे आऊँगा। अब आप मुझे ये बताओ क्या मुझे यहाँ पे मैक्स इंडेक्स को कॉल करना चाहिए 2 × आई, पर वो तो करेगा, दैट मीन्स यार एक बात बताओ, रिकर्सिव फंक्शन है तो रिकर्सिव फंक्शन कहीं तो लास्ट में जाकर के रुकेगा ना, उसके लिए बेस केस देना होता है। बट हमने क्या दिया है, बेस केस नहीं दिया। वो हमें यहाँ पे आकर पता चला कि यहाँ कुछ मिसिंग है, कुछ चीज़ मिसिंग है। तो क्या चीज़ मिसिंग थी, ये चीज़ मिसिंग है दोस्त, कि अगर आपके पास ये हीपीफाई फंक्शन कॉल करते 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 ये आई, इफ दिस आई, अगर ये आई आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू अगर n बन जाता है तो उस केस में आपको क्या करना है, रिटर्न करना है, सिंपली रिटर्न मार देना है, सिंपली रिटर्न मार देना है। तो ये आपका लास्ट केस है। तो देखो, जब आपने लास्ट में हीपीफाई फंक्शन कॉल किया और आपने नए आई को मैक्स इंडेक्स बना करके भेजा, मतलब ये 10, तो अब मुझे क्या लेफ्ट और राइट इसका चेक करने की जरूरत है, क्योंकि ये तो लास्ट इंडेक्स है अपने आप में। तो आई थिंक देयर इज नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ हाउ यू आर डूइंग दिस, ठीक है, ऐसे करके आप इसको कर रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। सो दिस इज हाउ दिस हीपीफाई एल्गोरिथम इज वर्किंग। एंड अब मैं अगर बात करूं आपसे फिर से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, फिर से आप एक एलिमेंट को ऊपर से नीचे तक उतार करके लाए हो, बस दो कंपैरिजन करके, एक स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करा है आपने, एक यहाँ पे इफ ऑपरेशन परफॉर्म, मतलब दो तीन स्टेप्स में आप एक एलिमेंट को नीचे उतार करके ला रहे हो, ठीक है। तो अब फिर से कितना होता है, ऊपर से नीचे तक की हाइट कितनी हो गई, मतलब कितना होता है वो, बिग ऑफ log n। तो दैट मीन्स डिलीट ऑपरेशन की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, log n, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो वंस दिस हीपीफाई फंक्शन विल बी कंप्लीटेड, नाउ फाइनली यू विल रिटर्न दिस मैक्सिमम वैल्यू। और आपने मैक्सिमम वैल्यू पहले से स्टोर करा के रखी थी एक वेरिएबल के अंदर, और वो कितनी थी, 90। तो आप यहाँ से डिलीट करने के बाद इस 90 को रिटर्न कर दोगे, ठीक है। अब देखो, एक ऑप्टिमाइजेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या ऑप्टिमाइजेशन है, देखो अगर प्रीवियस एग्जाम्पल में अगर तुमने देखा हो, ठीक है, तो मतलब पूरा कोड परफेक्टली फाइन एकदम काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन मैं आपको फील कराता हूँ पहले, देन उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे। देखो ये वाला टेस्ट केस लेकर के देखते हैं। मान लो इस केस में भी हमें एक डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो लाइन बाय लाइन आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि 90 डिलीट होगा, ठीक है, मतलब ये 90 मैंने डिलीट किया। यहाँ से करते हैं ना, देखो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो कि क्या होगा, एरे ऑफ 1 वाला एलिमेंट इस मैक्स नाम के वेरिएबल के अंदर आ गया। मैंने कहा कि मैक्स के अंदर मेरे पास 90 आ गया, ठीक है। पहले तो देख लो मैक्स हीप एकदम परफेक्टली एकदम मैक्स हीप बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, मैक्स के अंदर मेरे पास 90 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ARR ऑफ 1 पे ARR ऑफ n को ले आएंगे। तो ARR ऑफ n कौन है, हमें साइज क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे 11 मिल रहा होगा, यहाँ पे 11 साइज मिल रहा होगा, एरे ये वाला मिल रहा होगा, ठीक है। तो हम n वाले एलिमेंट को सबसे टॉप पे पहुंचा रहे हैं। दैट मीन्स कि इस 90 की जगह क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, इस 90 की जगह 30 आ जाएगा। और मैं एक हीपीफाई नाम का फंक्शन कॉल करता हूँ सेम इंडेक्स पे 1 से लेकर के n-1। n-1 आप ऐसा अज्यूम करो कि मैंने अब इस नोड को यहाँ से हटा दिया,
ठीक है, नाउ आई हैव द एरे ऑफ लेंथ n-1। ठीक है, अब इसके अंदर हीपीफाई होगा। अब देखो हीपीफाई यहाँ पे कैसे काम करेगा, ठीक है, देखो समझना पहले तो कि अभी भी जो मेरे पास आई मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। देखो ये आई है, 1 मिल रहा है, दिस इज आई, 1 है, ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन एन, रिटर्न नहीं होगा। सिंपली मैक्स इंडेक्स कैलकुलेट करेगा, तो मैक्स इंडेक्स मेरे पास ये आ जाएगा। पहले तो मैक्स इंडेक्स मेरे पास अभी ये है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि वो चेक करता है, पहले लेफ्ट में चेक करेगा, फिर राइट में चेक करेगा, पहले लेफ्ट में फिर राइट में, दोनों में चेक करेगा कि कौन सा ग्रेटर है। अब देखो इस केस में हमें ये वाला ग्रेटर मिलेगा, तो इसके डायरेक्टली बाद हम क्या करते हैं, स्वैप कर रहे थे। तो क्या क्या स्वैप होगा, ये जो एलिमेंट था ये और नीचे वाला ये स्वैप हो जाएंगे, तो दैट मीन्स 85 पहुंच जाएगा ऊपर एंड 30 मेरे पास आ जाएगा नीचे। अब देखो यहां पे आपको ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगी। देखो यार अभी भी तो ये मैक्सिप है, अभी भी तो ये लेफ्ट पार्ट आपका मैक्सिप है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 30 इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ दीज डिसेंडेंट्स, है कि नहीं। पर क्या मुझे अब नेक्स्ट पॉइंट इन टाइम पे क्या मुझे इसको हीपीफाई लगाने की जरूरत है। देखो क्यों, देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो फिर से हीपीफाई फंक्शन होगा रिकर्सिवली। इस बार आई जो है मेरे पास वो बन जाएगा ये वाला जो प्रीवियसली मेरे पास मैक्स इंडेक्स था, अब आई बन गया ये, क्योंकि देखो ध्यान से मैं मैक्स इंडेक्स को भेज रहा हूँ। अच्छा आ गए, आई मेरे पास ये है, तो मैं चेक करूंगा मेरे पास आई अभी भी एन से बड़ा है, हाँ एन यहाँ पे 10 है, ध्यान रखना, ठीक है, एन यहाँ पे 10 है। अच्छा मैक्स इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा, तो मैक्स इंडेक्स मेरे पास आ जाएगा लेफ्ट वाला। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम मैं यहाँ पे एक कर रहा था कि मैं ना सिर्फ मैक्सिमम इसका और इसका ले रहा था, मैं इसके बारे में चेक ही नहीं कर रहा हूँ, जो कि गलत है। अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इसको मान लो चेक नहीं करता हूं, मैं इन दोनों का मैक्सिमम ले लेता हूं, इसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन का, ठीक है, तो इसका जो लेफ्ट और राइट है, तुम अगर ध्यान से देखो तो यहां पे मेरे को 30 ग्रेटर मिल जाएगा। लेकिन क्या फायदा होगा मुझे इस 30 को ग्रेटर लेकर के, कोई फायदा होने वाला है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे 30 है, उसके बराबर वैल्यू है, तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आप समझने की कोशिश करो कि मैं जो सिर्फ राइट और लेफ्ट चिल्ड्रन को चेक करा रहा हूं ना, वो गलत है। जरूरी नहीं है कि लेफ्ट और राइट से ही मैक्सिमम मेरे को मिले, ठीक है, वो जो मेरे पास करंट एरे ऑफ आई इंडेक्स है ना, वो भी उसके बराबर हो सकता है अपने लेफ्ट और राइट के। तो क्या मुझे इसको आगे हीपीफाई लगाने की जरूरत है, बताओ। देखो यार अगर तुम हीपीफाई लगाओगे तो गलत नहीं है वो, दैट इज परफेक्टली फाइन। क्या होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये 30 ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला 30 नीचे आ जाएगा, यही तो होगा। लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला ना, क्योंकि ये अभी भी मैक्सिप है। तो हम एक केस लगा सकते हैं यहाँ पे, एक इफ कंडीशन और लगा सकते हैं कि भाई जो तुमने लेफ्ट और राइट जो लेफ्ट और राइट जो मैक्सिमम चूज करा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर तुमने लेफ्ट और राइट जो मैक्सिमम चूज करा है, अगर उनके बराबर ही वैल्यू यहाँ पे रखी है या उनसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे रखी है, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बड़ी यहाँ पे नहीं वैल्यू आएगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये सबसे लास्ट से ऊपर गई है, तो दैट मीन्स छोटी होगी, बराबर हो सकती है, बराबर वाले केस में ये केस फंसेगा, ठीक है। तो बस तुम एक कंडीशन यहाँ पे ये लगा लो, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर तुम समझ जाओगे कि अगर किसी पॉइंट इन टाइम पे जो तुम्हारा पास एरे ऑफ आई वाली वैल्यू है, अगर ये बराबर हो जाती है, बल्कि तुम बराबर मत लिखो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है, कि अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाती है किसके जो तुम्हारा मैक्स इंडेक्स वाला जो तुमने कैलकुलेट करा है उस वैल्यू से, कि ARR ऑफ मैक्स इंडेक्स से, ठीक है, जो भी तुमने प्रीवियस स्टेप में मैक्स इंडेक्स कैलकुलेट कराया, अगर उससे वो वैल्यू जो हमारी करंट रूट की वैल्यू है अगर उसके बराबर या उससे बड़ी है, तो फिर तुम्हें स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये यहीं पे सॉर्ट हो चुकी मेरी हीप, ठीक है, तो मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा, मेरे को आगे हीपीफाई फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो भाई अगर यहाँ पे ऑलरेडी 30 है और इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड जो है वो 30 और 25 है, तो मैक्सिमम निकालूंगा, मैक्सिमम चलो ये आ जाएगा, तो ठीक है, तो मैक्सिमम इंडेक्स ये ना हो करके मैक्सिमम इंडेक्स मेरे पास ये बन जाएगा, ठीक है, चलो बन गया मैक्सिमम इंडेक्स। लेकिन अब स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करने से क्या फायदा है, तो मैं स्वैप करने से पहले क्या करूंगा, एक बार ये वाला चेक लगा लूंगा कि जो मेरे पास आई वाली वैल्यू है अगर वो मेरे पास मैक्स इंडेक्स के बराबर या उससे बड़ी है, तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, मैं स्वैप ही नहीं करूंगा, मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा। इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास मेरी हीप सॉर्टेड है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये एक केस था। तो अगर तुम इस इफ कंडीशन को लगा दोगे तो अब ये परफेक्टली हिपीफाई आपका परफेक्ट है, अब ये पूरा ऑप्टिमाइज्ड है एकदम से, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है, जहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, हमने हीप के बारे में पढ़ा, मतलब पहले प्रायोरिटी क्यू के बारे में पढ़ा, उसको किस तरीके के क्वेश्चंस में यूज़ करना है वो देखा हमने, ठीक है, ऑपरेशंस पे बात की। उसके बाद मैंने मैक्सिप और मिनी हीप आपको बताया, एंड देन उसके बाद मैंने आपको समझाया कि मैक्सिप के अंदर इंसर्शन और डिलीशन किस तरीके से होते हैं। अब देखो अगर आपको मिनी हीप यहाँ पे डिजाइन करना होता तो मैं आपको बता देता हूँ, मिनी हीप को डिजाइन करने के लिए आपको इंसर्शन वाली एल्गोरिदम में सिर्फ यहाँ पे चेंज करना पड़ता है, लेस देन से आपको ग्रेटर देन से आपको लेस देन यहाँ पे करना पड़ता है, दैट्स इट। बाकी सब अपने आप मिनी हीप रहेगा, मतलब नाम चेंज कर लेना, यहाँ पे मैक्स हीप का मिनी हीप कर लेना,
अदरवाइज एवरीथिंग रिमेन्स सेम, विल रिमेन सेम। एंड देन इस एल्गोरिदम में आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा कि अगर लेस देन से ग्रेटर देन आपको करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स आपको स्मॉलर वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी इस बार, ठीक है, स्मॉलर वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो जो स्मॉलर होगी उसी को आपको वो करना है। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बस आपसे यही बोलूँगा कि जितना भी मैंने इसको प्रोसेस किया, आपको हो सकता है इसको 2 बार देखने की जरूरत पड़े, मुझे भी काफ़ी इसमें लंबी वीडियो हो गई है, ठीक है, और इसमें मैंने ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैंने यहाँ पे बता दी है, तो आप इसको बढ़िया से देखो। एक बेसिक चीज़ है सारी की सारी, आगे वाली वीडियोज़ में मैं आपको सिंपली हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स के साथ कराऊंगा, ठीक है। एंड आई थिंक या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ।